नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी GS1 2.0 में। आज संविधान के एक नई क्लास के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज क्लास में हम संविधान की सभी अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में प्रस्तावना को कंप्लीट कर चुके हैं। दो बातें हम भूल गए थे बताने को, अब आज बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। एक बात यह है कि प्रस्तावना में यदि संशोधन हो रहा है तो वह संशोधन केवल 368 के अनुच्छेद 368 के अधीन हो सकता है और विशेष बहुमत के द्वारा ही हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आपसे मान लीजिए सवाल पूछ ले, वैसे इतना कठिन सवाल नहीं पूछेगा, वनडे एग्जाम में सवाल ये सब नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। यदि पूछ ले कि प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए होता है, तो आप बता दीजिएगा विशेष बहुमत, 2/3 वाला विशेष बहुमत। ठीक है, चलिए। दूसरी बात एक और ध्यान रखिएगा प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना की प्रकृति जो है वो अपरिवर्तनीय है, मतलब लागू नहीं किया गया। प्रस्तावना के तत्वों को, मूल्यों को लागू नहीं किया गया है और इसलिए प्रस्तावना में दिए गए तत्व, जो मूल्य, इसके सिद्धांत हैं, वो संसद या आरबीएम द्वारा निर्मित कानूनों को रद्द नहीं कर सकते हैं। अगर टकराने की स्थिति बनती है तो संसद और आरबीएम कानून रद्द नहीं होंगे प्रस्तावना से टकरा करके। ध्यान रखिएगा दो बातें। अब बात आती है कि अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या और फिर भाग क्या है। तो जैसे किसी पुस्तक में चैप्टर होते हैं, वैसे संविधान में जो चैप्टर समझिए हैं, उन चैप्टर को हम भाग बोल लेते हैं। और मूल संविधान में भागों की संख्या थी 22, वर्तमान में भागों की संख्या 25 हो चुकी है। और जैसे किसी बुक के चैप्टर में कुछ पॉइंट होते हैं, वैसे हमारे संविधान में कुछ चैप्टर के अंदर पॉइंट है, उनको हम बोलते हैं अनुच्छेद। सभी अनुच्छेदों का पर्याप्त जो है विस्तार नहीं होता है। कुछ अनुच्छेदों को बहुत ही छोटे तरीके से लिख दिया गया है, उनका डिटेल जरूरी होता है। तो डिटेल जानने के लिए या उनकी व्याख्या जानने के लिए जिन अनुच्छेदों की व्याख्या कम की गई है, उनको और अधिक डिटेल देने के लिए अनुसूचियों का निर्माण किया गया है। तो अगर कोई पूछे अनुसूची क्या है, तो आप बता सकते हैं कि अनुसूची अनुच्छेदों का विस्तार है। ठीक है। मूल संविधान में आपके 22 भाग थे, अभी कितने हैं? 25 हैं गणना की दृष्टि से। बाकी मोटे तौर पर 22 भाग ही हैं, उन्हीं में से कुछ जोड़ करके बना गया है। जैसे कि आपको कुछ पता होगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ भाग जोड़े गए हैं, जैसे 4 का जोड़ा गया है, 9 का जोड़ा गया है, 9 खा जोड़ा गया है, 14 का जोड़ा गया है। तो जोड़ा तो 4 गया है, लेकिन कुछ और रद्द भी किए गए हैं, तो कुल मिलाकर के आपके 25 आज हैं। ठीक है। जब भाग पढ़ाएंगे तो भाग वाले मोर्चे बता देंगे। ठीक है। आपके कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान में 395 थे, आज वर्तमान में 460 प्लस अनुच्छेद हैं। तो गणना की दृष्टि से 395 थे आपके मूल संविधान में, लेकिन आज ज्यादा हैं, तो ये घटते बढ़ते रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा जरूर। 395 अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, आज आपकी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है। संविधान में संशोधन करके चीजों को जोड़ दिया गया, 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया है। तो चलिए अब अनुसूचियों को देख लेते हैं क्रम से हम, कौन सी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। अनुसूची 1 जो है आपका, इसमें बताया गया है राज्यों के बारे में और संघ राज्यों के बारे में बताया गया है। राज्य के बारे में और संघ राज्यों के बारे में बताया गया है। राज्य और संघ राज्य के बारे में बताया गया है। आपके राज्य जो है 28 है और संघ राज्य 8 है वर्तमान में। ठीक है। इनके बारे में विवरण है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में जो है वो बताया गया है कि वेतन और भत्ता। तो जो आपके पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, इनके वेतन भत्ते के बारे में बताया गया अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में क्या बताया गया है? अनुसूची 3 में है शपथ का प्रारूप। शपथ का प्रारूप। अब जैसे आपकी पीएम हो गए, जैसे आपके सांसद हो गए, सांसद महोदय, जैसे आपके सभी मंत्री हो गए, इनका शपथ का प्रारूप क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, वो बताया गया है अनुसूची 3 में। लेकिन 3 पदों का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
और राज्यपाल, इन 3 पदों का जो शपथ का प्रारूप है फॉर्मेट, वो यहाँ नहीं बताया गया 3 में, तो इनका बताया गया है 60 में, इनका बताया गया 69 में, और इनका बताया गया 159 में। राष्ट्रपति का 60 में है, उपराष्ट्रपति का 69 में है, और राज्यपाल का 159 में है। इनका अनुसूची 3 में नहीं बताया गया है, ध्यान रखिएगा। 4 में क्या है? 4 में कहा गया है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन या बंटवारा या वितरण। आवंटन, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव विधायक लोग करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जिन राज्यों में विधानसभा होती है उसी राज्य में भी केवल उसी राज्य में जिस राज्य विधानसभा है केवल उन्हीं राज्यों में राज्यसभा का चुनाव होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधायक लोग करते हैं। तो जिस राज्य में विधानसभा नहीं होगी वहां विधायक नहीं होंगे, और जहां विधायक नहीं होंगे वहां राज्यसभा के सदस्यों चुनाव कैसे होगा? हम लोग तो इनका चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों चुनाव हम लोग करते नहीं। ठीक है, तो 3 यूटी जैसे हैं, जैसे दिल्ली, पांचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर विधानसभा है तो यहाँ राज्यसभा का सीटों का वितरण भी किया गया है। अब क्या 28 राज्य जो है यहाँ विधानसभा है तो यहाँ पर राज्यसभा की सीटें भी हैं। तो किस राज्य में कितनी सीटें हैं ध्यान रखिएगा। हालांकि थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर अब इतना बता ही रहे यूपी में जो है, यूपी जो है एकमात्र ऐसा राज्य है इंडिया में, यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए भारत की सबसे बड़ी जो है सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यहीं पर हैं। कितना? 80। सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें यहीं पर हैं, कितना? 31। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहां पर हैं? यहीं यूपी में 403। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें यूपी में। सबसे ज्यादा विधान परिषद सीटें 100 यूपी में। तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यूपी में, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें 31 यूपी में, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें 403 यूपी में, और सबसे बड़ी विधान परिषद 100 यूपी में। ये बात ध्यान रखिएगा भैया आप लोग, ठीक है। चलिए अनुसूची 5 में क्या बताया गया है? 5 में ही बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़ दीजिए, बाकी हमारे इंडिया में जिन जिन जगहों पर इन 4 राज्यों को यहाँ पर छोड़ देना है, बाकी इंडिया के राज्यों में जहां पर जनजाति क्षेत्र रहते हैं, जैसे कि भील जनजाति, गोंड जनजाति, थारू जनजाति, ठीक है, बुक्सा जनजाति, ये जो जनजातियां रहती है, इन जनजातियों का रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, उठना बैठना, सारी चीजें चेंज होती हैं, हमसे बहुत डिफरेंट होता है। ये लोग आधुनिक लोगों से डरते हैं, ये लोग विज्ञान नहीं जानते हैं, ये लोग थोड़ा प्राचीन तरीके से जीवन जीने में ज्यादा इनको मजा आता है। तो इसलिए नियम हमारे यहाँ संविधान में यह है कि इनके सभ्यता संस्कृति को हम ठेस ना पहुंचाएं। अगर ये प्राचीन तरीके से जीना पसंद करते हैं तो जिए, इसमें इंटरफेयर हम नहीं करेंगे। इसलिए इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, यहाँ पर अलग प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ दीजिए, बाकी पूरे शेष भारत में जो आपके जनजातीय क्षेत्र हैं वहां का जो नियंत्रण प्रशासन है, जो शासन है, वो अनुसूची 5 में बताया गया है। और अनुसूची अगर हम 6 देखेंगे, अनुसूची 6, तो यही चारों राज्य ले लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों राज्यों में जो आपके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण होता है वो अनुसूची 6 में है। अब जनजातीय क्षेत्रों को कुछ विशेष उनकी जो है अधिकार हैं। जैसे अगर कोई जनजातीय क्षेत्र है, कोई भील जनजाति का क्षेत्र है, वहां पर वो लोग रहते हैं, तो उनके अधिकार क्या हैं कि वहां पर हम लोग उनके क्षेत्र में जा करके हम लोग ना जमीन खरीद सकते हैं, ना आवास कर सकते हैं, और ना ही स्कूल बना सकते हैं, ना ही कोई महाविद्यालय बना सकते हैं, और ना ही हॉस्पिटल बना सकते हैं। उनके क्षेत्र में ये सब काम हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि उनकी संस्कृति सभ्यता नष्ट होगी, उनको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये अधिकार नहीं जनजातीय क्षेत्र में जाकर के हम बस सके। और किसी भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ये सब बड़ी ऊंची बातें हैं, पीसीएस यूपीएससी में सब आ चुकी हैं चीजें।
तो पूछा गया सवाल है कि कौन जनजातीय क्षेत्रों को सूचीबद्ध कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आशा करते हैं। चलिए उसके आगे देखते हैं साथ में। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से। साथ में क्या है देखिए, थोड़ा समझिएगा। भारत के लोकतंत्र में एक मजबूत लक्षण है। कौन सा लक्षण है? जिसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण, ठीक है। शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है कि जो सरकारें हैं, दो स्तर सरकारें हैं। विधायिका दो स्तर की विधायिका है, न्यायपालिका के स्तर नहीं होते हैं। सरकारों के दो स्तर और विधायिका के दो स्तर, जैसे एक संसद और एक राज्य की आरबीएम, इन सबका काम बटा हो। शक्ति पृथक्करण मतलब होता है सरकार के जो भी, शासन के जो भी अंग होंगे, सभी अंगों का जो अधिकार है वो बड़े अच्छे से डिफाइन किया गया हो, समझा दिया गया हो कि यह आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, और ये आपका अधिकार, आपका कर्तव्य है। जब अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट होते हैं तो विवाद नहीं होता है, और हर अंग अपना काम अच्छे तरीके से करते रहता है और विकास होता है देश का। जैसे किसी परिवार में अगर पिताजी और छोटे छोटे बच्चों का और भैया का अगर काम स्पष्ट ना हो कि कौन क्या करेगा, और अधिकार भी स्पष्ट ना हो किसके अधिकार क्या है, तो फिर मतभेद ज्यादा होता है और फिर दिक्कतें आती हैं। अगर पिताजी के अधिकार कर्तव्य स्पष्ट हैं, बच्चों के अधिकार कर्तव्य स्पष्ट हैं, तो अपना काम आदमी शांति से करेगा और फिर घर विकास करता चला जाएगा। ठीक है, तो अधिकार और कर्तव्य बटा होना बहुत जरूरी है, नहीं बटा होता तो विवाद होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर बात आती है विधि बनाने की, बात आती है कि काम करने, शासन करने की, तो जो हमारी सरकारें हैं, सरकारों के भी दो स्तर होते हैं। एक होता है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। और अगर हम विधायिका की बात करें तो ये भी दो स्तर की होती है। एक होती है आपकी संसद और एक होती है आपकी आरबीएम, मतलब राज्य विधानमंडल। तो यहाँ काम बटाना बहुत जरूरी भैया, देखिए, इसलिए इसको सूची बना दिया गया है। एक है संघ सूची, एक है आपकी राज्य सूची, एक है आपकी समवर्ती सूची, ठीक है, एक आपका है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, अब देखिए, जो संघ सूची के विषय हैं उस पर अगर शासन करना है, काम करना है, पॉलिसी बनाना है, देखो सरकार नियम नहीं बनाती है, विधायिका नियम बनाती है। क्या जो कार्यपालिका है, यहाँ सरकार के मतलब तुम समझ सकते हो, कार्यपालिका। सरकार जो होती है कार्यपालिका पॉलिसी बनाती है, विधि बनाने का काम विधायिका का है। तो अगर पॉलिसी बनाना है, अगर नीति बनाना है, तो संघ सूची के विषयों पर नीति बनाने का अधिकार केंद्र का होगा, राज्य सूची के विषयों पर नीति बनाने का अधिकार राज्य का होगा, राज्य कार्यपालिका का होगा। संघ सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद का होगा। संघ सूची और राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार आरबीएम का होगा। बातें समझ में आ रही है? समवर्ती सूची में जो विषय डाले गए हैं, समझिए कि ये ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों स्तर पे काम हो सकता है। समवर्ती सूची के विषयों पर पॉलिसी बनाना है तो केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना है तो संसद भी बना सकता है और आरबीएम भी बना सकते हैं। लेकिन जब टकराव की स्थिति होगी, समवर्ती सूची के विषयों पर जब टकराव की स्थिति होगी, तो केंद्रीय कार्यपालिका या केंद्रीय विधायिका की पावर ज्यादा दिखेगी हमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समवर्ती सूची में ऐसे विषय दिए गए हैं जिन पर दोनों स्तर पे काम हो सकता है, लेकिन टकराव की स्थिति में इनका कानून मान्य होगा, इनकी पॉलिसी मान्य होगी, इनका कानून रद्द कर दिया जाएगा, इनका भी रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि ज्यादा पावर कौन है? भारतीय संगठन व्यवस्था में ज्यादा पावर कौन, किसको दिया गया है? केंद्र को ज्यादा पावर दिया गया है। ठीक है, तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कि डाक, जैसे कि आपका हो जाएगा शेयर बाजार, जैसे यहाँ हो जाएगा रेलवे, जैसे यहाँ हो जाएगा आपका जनगणना, जैसे यहाँ हो जाएगा निगम कर,
इत्यादि। ठीक है भैया। यहाँ एक इम्पोर्टेंट विषय है बैंकिंग। बैंकिंग भैया, तो डाक, शेयर बाजार, रेलवे, जनगणना, निगम कर, बैंकिंग, ये जो आपके हैं कुछ विषय, ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण 100 विषय हैं जो संघ सूची में शामिल हैं। इस पर कार्य करने का अधिकार या फिर विधि बनाने का अधिकार किसका होगा? विधि बनाना है तो विधायिका का होगा, कार्य करना तो केंद्र सरकार का होगा। और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अभी 61 विषय हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से 5 विषयों को निकाल के यहाँ डाल दिया गया है। यहाँ पहले 47 विषय थे, अभी हो गए 52, 5 जो यहाँ के घट गए, यहाँ बढ़ गए 5। अब राज्य सूची कुछ कुछ विषय हैं, जैसे राज्य सूची के विषय है पुलिस, राज्य सूची का विषय है भूमि सुधार, भूमि सुधार। यहाँ है जनसंख्या नियंत्रण। अगर भैया जनसंख्या नियंत्रित करना होगा तो क्या खाली केंद्र जिम्मा लेके बैठा है? राज्य केंद्र दोनों काम करें और दोनों जनसंख्या को नियंत्रित करें और देश को बचाएं जनसंख्या विस्फोट से। बात समझ में आ रही ना? यहाँ पर हो जाएगा स्वच्छता। अब गंदगी हर कोई करे, सफाई खाली केंद्र करे, तो स्वच्छता जो है दोनों सूची विषय राज्य सूची में रहेगा। ठीक है, स्वच्छता जो है राज्य सूची का, सॉरी स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय है पंचायती राज। पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय है। और कृषि, कृषि को भी लिख लीजिएगा, कृषि। पुलिस हो गया, सभी राज्यों में पुलिस राज्य सूची के विषय होते हैं। भूमि सुधार, जनसंख्या नियंत्रण, स्वच्छता और आपके पंचायती राज व्यवस्था और कृषि, ये महत्वपूर्ण जो विषय हैं ये राज्य के विषय हो गए। समवर्ती सूची में पहले थे 47, अभी हो गए 52, 5 यहाँ से कौन ऐड हुआ? 42वें संशोधन द्वारा 1976 में समवर्ती राज्य सूची के 5 विषयों को, राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो यहाँ पर इनकी सूची विषयों की संख्या बढ़ करके 52 हो गई। ये 5 विषय कौन से हैं? आप इसको कह सकते हैं कि शिक्षा, इसको थोड़ा हाइड करते हैं, इसको अवशिष्ट को नीचे कर देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं अवशिष्ट, अवशिष्ट यहाँ लिख देते हैं नीचे। इसमें जो 5 विषय जोड़े गए थे ये था शिक्षा, वन, और एक है नापतौल, यहाँ न्याय का प्रशासन, न्याय का प्रशासन और वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है भैया, ये पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन कौन से 5 विषय थे? शिक्षा, वन, नापतौल, न्याय का प्रशासन, वन्य जीव की रक्षा। इसके अलावा समवर्ती सूची में महत्वपूर्ण ढेर सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर योजना बनाना है तो क्या खाली राज्य ही योजना बनाएगा या खाली केंद्र योजना बनाएगा? केंद्र अपने स्तर पर योजना बनाती है, राज्य अपने स्तर पर योजना बनाती है। समवर्ती सूची के अन्य महत्वपूर्ण जो विषय हैं आपके हो जाएंगे, जैसे कि आर्थिक नियोजन भैया, ऐसे ढेर सारे विषय इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए अब ये एक नया सूची जो है अवशिष्ट सूची क्या होता है? अवशिष्ट सूची देखिए 3 सूची हो गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय। ये संशोधन ध्यान रखिएगा, राज्य सूची के कुछ विषय समवर्ती सूची में आए, ध्यान रखिएगा। कौन कौन विषय आए ध्यान रखिएगा, किस ईयर में आए ये ध्यान रखिएगा। इसमें राज्य सूची में, राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय रख लीजिएगा, विषयों के बारे में सवाल आता है, यहाँ के कुछ विषयों के बारे में सवाल आता है, समवर्ती के बारे में कुछ सवाल आता है। ठीक है, समवर्ती में हालांकि सबसे ज्यादा वही जरूरी जो चीजें हैं वह यही सब है, परिवार नियोजन जैसी चीजें हैं सब यहाँ पर रहेगा। जनसंख्या परिवार नियोजन रहेगा। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण राज्य सूची में नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण यहाँ रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती में है, जनसंख्या नियंत्रण यहाँ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब कुछ ऐसे विषय भी होंगे जो इस पर कानून बनाएगा संसद, इस पर आरबीएम, इस पर दोनों बना सकते हैं, टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया कानून मान्य होता है। कुछ ऐसे भी विषय होंगे जो इन तीनों में भी नहीं डाले गए, छूट गए हैं, छूटा फूटा विषय जो छूट गया है, जो भविष्य में दिमाग में आएगा, अभी तो क्लियर ही नहीं है कि कौन सा विषय क्या है। तो ऐसे विषय जिस सूची में शामिल होते हैं उसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। हालांकि अगर आपसे सवाल आएगा
कि 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं, तो आप बताइएगा 3, संघ, राज्य और समवर्ती। लेकिन जो कुछ कुछ विषय जो तीनों सूचियों में नहीं होते हैं उनको हम मानते हैं कि अवशिष्ट सूची में विषय है। वे ये अवशिष्ट सूची का जो ये प्रावधान है कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। अमेरिका के संविधान में जो है भैया व्यवस्था है ना, जो छोटे विषय होते हैं उस पर काम करने का अधिकार राज्य को दे दिया गया है, राज्य काम करे छोटे मोटे विषय में। लेकिन जो छोटे विषय हैं भारत में, अमेरिका का उल्टा है, अमेरिका में छोटे विषयों पर काम करने का अधिकार राज्य का होता है, जबकि भारत में उल्टा है, छोटे विषयों पर काम करने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। और भैया कोई विषय अगर छूट दिया गया है, कोई विषय अगर छूट गया है या डिफरेंट टाइप का विषय है जो तीनों सूचियों में नहीं है, उस पर खाली संसद ही काम करे, केंद्रीय कार्यपालिका ही काम करे, ये तो संविधान का एकात्मक लक्षण है। एकात्मक लक्षण वह लक्षण होता है जब केंद्र सरकार के पास शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। तो जो इस पे काम करने का अधिकार है वो संसद को है। ऐसी बात कहाँ बोली गई है? 248 में, अनुच्छेद 248 कहा गया है, तो 248 के अनुसार अवशिष्ट सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार या कार्य करने का अधिकार केंद्र को है या संसद को है। और ये जो व्यवस्था लिया गया है कनाडा से लिया गया भैया, इतनी बात समझ में आई ना। जबकि अमेरिका में लिख लीजिएगा कि अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया, केंद्र को नहीं दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई भैया। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद एक अनुच्छेद आपको ध्यान रखना होगा 249। हमने आपको बताया कि संघ सूची पर काम करेगी संसद, राज्य सूची पर काम करेगी आरबीएम, समवर्ती पे दोनों काम करेंगे। लेकिन 249 कहता है कि यदि राज्यसभा को लग जाए कि राज्य सूची का कोई विषय या अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा अनुच्छेद 249 के माध्यम से संघ सूची का विषय बना सकती है एक बार में 1 वर्ष के लिए। और जब ये राज्य सूची का विषय संघ सूची का विषय बन जाएगा तो कानून बना सकती है इस पे। तो यदि राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से अनुच्छेद 249 के माध्यम से राज्य सूची किसी विषय को संघ सूची विषय बना दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद का हो जाता है और एक बार में 1 वर्ष के लिए यह व्यवस्था होती है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। इसको हम मिटाते हैं, अब बताते हैं 8 के बारे में। ठीक है, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है चीजों को समझिएगा। देखिए 8 में कहा गया है भाषा संबंधी कुछ भाषाओं को यहाँ पर जिसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया उनको यहाँ शामिल कर लिया गया है। तो ये सवाल पूछा गया है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 14 भाषाएं थी भैया। अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को यहाँ शामिल कर लिया गया 8वीं अनुसूची में। और जिन भाषाओं को यहाँ शामिल कर लिया था समझिए उनको संवैधानिक दर्जा मिल जाता है, संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। अब देखिए यहाँ एक संशोधन हुआ, 21वां संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, 21वां संशोधन 1967 में हुआ, तो यहाँ पर सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इधर देखिए सिंधी भाषा 15वीं भाषा बन गई। उसके बाद 71वां संशोधन इसमें हुआ, 71वां संशोधन 1992 में हुआ। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो यहाँ 15 हो गई थी, यहाँ हो गई 18 भाषा हो गई भैया। अब एक और संशोधन हुआ है 92वां संशोधन 2003। यहाँ जोड़ा गया 4 भाषाओं को, बोडो डोंगरी, बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 जोड़ा गया। तो अभी इस प्रकार से ये 8वीं अनुसूची में जो संशोधन हुए हैं 3 बार, ये ध्यान रखिएगा। 21वां 1967 में सिंधी जोड़ा गया, 71वां 92 में 3 जोड़ा गया, 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92वां जोड़ा गया आपका 2003 में। तो 2003 में बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा जोड़ा गया। इस प्रकार से कुल मिला के आज वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें शामिल हो गई हैं और मूल संविधान में ध्यान रखिएगा 14 भाषाएं शामिल थी। ठीक है, चलिए अब आगे जो है हम देखते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या कहा गया है? भूमि सुधार।
भूमि सुधार भैया, भूमि से संबंधित संपत्ति के मामले में कुछ ढेर सारे कानून जोड़े गए हैं। इस कानून में जो ये अनुसूची, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 8वीं अनुसूची तक तो नहीं, संविधान मूल संविधान में ही शामिल था ये। अब जो 9वीं अनुसूची है ना, इसको संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया है, जिसको प्रथम संविधान संशोधन माध्यम से 1952 में ऐड किया गया, और इसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन माध्यम से 1952 में ऐड किया गया, और इसमें भूमि सुधार संबंधी कानून है। भूमि सुधार संबंधी कानून जो संख्या है उनकी 284 प्लस हैं। अब यहां समझिएगा, आपको बताए थे कि मूल ढांचक सिद्धांत कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1973 को मूल ढांचे का सिद्धांत लागू हुआ। तब यह स्पष्ट हुआ कि मूल ढांचा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के पहले के जो कानून है 9वीं अनुसूची में, उनकी संख्या 284 है। इन 284 कानूनों पर ज्यूडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ज्यूडिशियल रिव्यू नहीं होगा। रिव्यू का मतलब क्या होता है? न्यायिक परीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन। ऐसे कानून जिनका बाद में परीक्षण कर ले सुप्रीम कोर्ट कि ये कानून गलत है सही है, गलत पाएगा तो गलत को डिलीट कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मूल ढांचा स्पष्ट नहीं हुआ था, उसके पहले के जो कानून 9वीं सूची में शामिल हो गए हैं, उनकी संख्या 284 है। 284 कानूनों का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, मतलब कभी भी उनका टेस्टिंग नहीं होगा। अब टेस्टिंग अगर नहीं होगा, परीक्षण नहीं होगा, तो रद्द भी नहीं होंगे। और उसके बाद के 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो कानून जोड़े गए हैं 9वीं सूची में, उनका जुडिशियल रिव्यू मौका पड़ने पर किया जा सकता है, और उन्हें अगर गलत पाया जाएगा रद्द भी कर दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा भैया। इतना समझ में आया? ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है आपके 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया है दल बदल के बारे में, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। ये क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं, और फिर तब उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ऊपर वाली चीजों को हम मिटा दे रहे हैं। अब आपको इसमें समझना पड़ेगा कि दल बदल विरोधी कानून क्या होता है। 10वीं अनुसूची में बताया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये क्या देखिए भैया, जैसे लोकसभा ले लेते हैं, लोकसभा चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव, तो यहाँ पार्टी का चुनाव होता है। यहाँ पार्टी का चुनाव होता है। बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ते हैं, पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि आप पार्टी, बीजेपी, ठीक है, कांग्रेस, ठीक है, समाजवादी पार्टी, अनेकों प्रकार पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, अपना दमखम दिखाती हैं। जिस पार्टी की ज्यादा सीटें आती हैं, बहुमत होती है, उसी पार्टी सरकार बनती है। अब यहाँ पर एक टर्म होता है कि पूर्ण बहुमत। अगर कोई एक पार्टी, लोकसभा में कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 543 सीटों पर चुनाव होता है। इसमें से जो पार्टी 272 सीट अकेले जीत जाएगी, 272 सीट अकेले जीत जाएगी, उसको मिल जाएगा पूर्ण बहुमत। अर्थात उस पार्टी की सरकार केंद्र में बन जाएगी भैया। अगर इतना अकेले नहीं ला पा रहे हो तो गठबंधन करके भी ले आओगे, तब भी तुम्हारा बन जाएगा। अगर अकेले ला रहे हो इतना, तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है। तब तो इसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत। इतना सीट लाने के आधे से अधिक लाना पड़ेगा। अकेले 50% से अधिक सीटों को जीत लेते हो तो उसको बोलाता है पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत होता है। और अगर अकेले नहीं ले पा रहे हो तो 2-3 पार्टियां गठबंधन आपस में जुड़ करके कर लेते हैं। जैसे इस बार बीजेपी की 240 प्लस कुछ थी, तो उसमें कुछ सीटों को और गठबंधन किया गया, तो फिर इतना आंकड़ा हमारा पार हुआ, तब जाके बीजेपी गवर्नमेंट बनी। ठीक है। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए बीजेपी की इतनी सीटें निकल के आई, मान लीजिए 272 या 280, जो भी मान लेते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर चुनाव जब हुआ तो चुनाव पर जब मतगणना हुई तो समझ में आया कि बीजेपी की 280 सीटें बीजेपी ने जीती, तो आंकड़े के अनुसार बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, क्योंकि 280 इनका आंकड़ा था। लेकिन बाद में जो सांसद जो लोग बीजेपी से चुनाव लड़कर के सांसद बने हुए थे, अगर वो चुनाव जीतने के बाद साल भर, 1 साल 6 महीना, 1.5 साल के बाद बीच में ही अपनी पार्टी को चेंज कर देते हैं, बीजेपी से कांग्रेस या बीजेपी से आम आदमी पार्टी या बीजेपी से समाजवादी पार्टी या किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं, तब इनका 280 का आंकड़ा घट जाएगा
और अगर कहीं 272 से नीचे इनका आंकड़ा गया, 272 से नीचे इनका आंकड़ा गया, तो इनकी जो सरकार है भैया, इनकी सरकार गिर जाएगी, इनकी सरकार खत्म हो जाएगी। जिस पार्टी की फिर सीटें ज्यादा ऊपर होंगी, 272 का आंकड़ा छुएंगी, उसकी सरकार बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति था 1976 में, एक दिन में शायद वो व्यक्ति शायद 26 बार अपना पार्टी चेंज किया था। एक ही दिन में एक व्यक्ति शायद 26 बार अपना पार्टी चेंज किया था। तो पार्टी चेंज करने से ये सब असुविधा होती है। किसी पार्टी गवर्नमेंट है, अभी वो गवर्नमेंट गिर जाएगी, फिर दूसरी गवर्नमेंट बनेगी, तो ऐसे ही रहेगा। तब तो पता चलेगा कि 5 साल के बीच में 50 बार सरकार चेंज होंगी। अगर लोगों का मूड ही चेंज होता रहा पार्टी चेंज करने का चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के पहले आप किसी पार्टी ज्वाइन करिए, कोई मतलब नहीं, निर्वाचन आयोग आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं, चाहे जो पार्टी ज्वाइन करो, मन कहे ना ज्वाइन करो, आप निर्दलीय लड़ो। लेकिन चुनाव जीत गए किसी पार्टी से, उसके बाद आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। जब तक पद पे रहोगे तब तक चेंज नहीं करोगे, क्योंकि चेंज करने से आपका आंकड़ा गड़बड़ा जाएगा, और आंकड़ा गड़बड़ाने से सरकारें खत्म हो सकती हैं, गिर भी सकती हैं, और नई सरकार बन सकती है, ठीक है। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ था। तो ये आंकड़ा, बहुमत से आंकड़ा गड़बड़ा गया और सरकार चेंज हो गई, ठीक है। तो सरकारें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसलिए कहा गया कोई व्यक्ति जो है अगर किसी पार्टी चुनाव जीता हुआ है, तब वो अपना पार्टी नहीं चेंज करेगा, अन्यथा उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ा हुआ है, निर्दलीय, और वो पद पर बैठने के पश्चात किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब भी उसकी सदस्यता छीनी जा सकती है। हालांकि इसके कुछ अपवाद होते हैं। अगर बड़ी संख्या में किसी पार्टी में जितने भी सांसद हुए हैं, उसमें से 1/3 सदस्य एक साथ निकल जा रहे हैं उस पार्टी से, तो ये पार्टी की कमी मानी जाएगी, और फिर उन लोगों की सदस्यता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन अगर थोड़े मोड़े 2, 4, 6 लोग अगर जा रहे हैं उस पार्टी से, अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो पार्टी की कमी नहीं है, उन सदस्यों की कमी है, और सदस्यों को अयोग्य ठहराते हुए उनका जो है छीना जा सकता है, उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है। ये ध्यान रखिएगा इतना। अब अनुसूची 11 में क्या है देख लेते हैं। अनुसूची 11 में क्या है इसको देखते हैं। देखिए भैया, 11 जो है ना, 10 तो बता दिए, 11 जो है 73वें संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है 1992 में। इसमें बताया 73वें द्वारा मानने जोड़ा गया, और 11 में है ग्रामीण पंचायत। ग्रामीण पंचायतों को 29 विषय कार्य करने के लिए दिया गया है। 29 विषय, जैसे खड़ंजा लगवाना, जैसे कि रोड लाइट लगवाना, जैसे कि सौर ऊर्जा लगवाना, जैसे कि नालियों को साफ कराना, जैसे कि कुएं का जगत बनवाना, जैसे कि किसी त्योहार के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना, जैसे आल्हा, फाग, कजरी जैसे लोकगीतों का करवाना, ये प्रधान का दायित्व बनता है। तो ये 29 विषय दिए गए हैं ग्रामीण पंचायतों को कार्य कराने के लिए, जो कि इस संशोधन द्वारा इसे ऐड किया गया। और वहीं 12वीं अनुसूची जो है 74वें संशोधन द्वारा 1992 में ऐड किया गया था। यहाँ पर शहरी पंचायत है, और शहरी पंचायतों को काम करने के लिए जो है 18 विषय दिए गए हैं, और 18 विषय ये अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण पंचायत, यहाँ पर शहरी पंचायत, यहाँ 73वां संशोधन, यहाँ 74वां संशोधन, यहाँ 29 विषय, यहाँ 18 विषय। तो आशा करते हैं आप सभी को अनुसूची से संबंधित सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यूपीएसआई के लेवल से इतना पर्याप्त है, ठीक है, बल्कि ज्यादा ही है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चीजें आपको समझ में आ रही, चीजें आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, दूसरे आपके हित मित्र नहीं किए हैं तो करवा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।